हेलो नमस्कार। आज हम लोग आरबीआई के बारे में देखेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम मुख्य पॉइंट जो है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ कुछ जानने वाले जो चीज़ें हैं जो कि पेपर में वगैरह में आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, उन सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। जो भी इनसे टर्म हैं, आरबीआई के कौन कौन से औजार हैं, मौद्रिक नीति में क्या इनका योगदान रहता है, मुद्रास्फीति में भी हम लोग देखें जो आरबीआई के जो औजार से कैसे जो है वो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करते हैं, कैसे वो डिफ्लेशन पे कंट्रोल करते हैं, उन सारे चीज़ों का जिक्र अभी अपने लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्यकलाप के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य भी करता है। भारत में केंद्रीय बैंक की जो स्थापना का सिफारिश जो है सर्वप्रथम 1926 में जो है हिल्टन यंग कमीशन ने की थी, और इसके बाद जो है 1931 में भारतीय बैंकिंग जांच समिति ने भी की थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सारे चीज़ देखेंगे, इनका हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, क्या है? पहले ये केंद्रीय बैंक है, और ये जो है आरबीआई का क्या करते हैं, ये मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति में पहले भी जिक्र किया था, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाए थे, जिसमें आपको बताए थे जो 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर सरकार के होते हैं और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, और आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जानते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है। तो इकोनॉमिक तो जानते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग ये चीज़ जानेंगे जो इनके आर्थिक पॉलिसी का ही 2 टाइप होता है। आर्थिक पॉलिसी के 2 टाइप के होते हैं, एक मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, जब बजट पढ़ाए हैं तो उनमें राजकोषीय नीति की चर्चा अच्छे से कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं हम लोग। तो मेनली मौद्रिक नीति पे विचार करेंगे, हालांकि देख लेंगे उन्हें भी। तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता है, और मौद्रिक नीति अल्पकालिक होता है, यानी 1 वर्ष के लिए लाया जाता है। वहीं दीर्घकालिक नीति का निर्माण जो है, निर्माण और समीक्षा दोनों सरकार के कौन? वित्त मंत्रालय करता है। और राजकोषीय नीति का डेफिनेशन मैंने दिया था, जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या दीर्घकाल की बात करेंगे राजकोषीय नीति में, वहीं मौद्रिक नीति में अल्पकाल की। अच्छा, पहला चीज ये आपने देखा, जो राजकोषीय नीति की समीक्षा जो है कौन करता है? भाई सरकार करता है। सरकार के कौन? वित्त मंत्रालय करते हैं। वहीं मौद्रिक नीति की समीक्षा, निर्माण तो आरबीआई करते हैं, लेकिन समीक्षा कौन करते हैं? एमपीसी करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसकी समीक्षा करता है, किसका? मौद्रिक नीति का। लेकिन मौद्रिक नीति का मेनली उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है, ये बाजार में तरलता को, उद्देश्य जो है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो इनका समीक्षा करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य जो होता है वो बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और अपस्फीति को नियंत्रित करना। क्लियर? ये कैसे करते हैं? आरबीआई करते हैं। कैसे? किस माध्यम से? अपने औजार के माध्यम से। सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र करेंगे अपना, ठीक है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और महंगी मौद्रिक नीति, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी कम करना इत्यादि, ठीक है। तो हम लोग मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर को भी अच्छे से जाना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब
छोटे छोटे पॉइंट जो हैं इनको ध्यान में रखते चलना है। सस्ती मौद्रिक नीति कब आती है? सस्ती मौद्रिक नीति आपने अभी देखा, जो मौद्रिक नीति दो प्रकार के, कौन कौन? सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। तो सस्ती मौद्रिक नीति जो होता है वो प्रसरणवादी होता है। क्या होता है? प्रसरणवादी। और कब लाया जाता है ये? आरबीआई जब ब्याज दर में कमी करता है, आरबीआई जब ब्याज दर में कमी करता है तो सस्ती मौद्रिक नीति। ब्याज दर में कमी कब करेगा भाई? तो ब्याज दर में कमी जो है मंदी को दूर करने के लिए ब्याज दर में कमी करेगा, जिससे क्या होगा? लोन सस्ता होगा, और लोन सस्ता होगा तो फिर जो है बाजार में रुपया आएगा, रुपया आएगा, लोग लोन लेना शुरू करेंगे, अपना कारोबार जो है अच्छे से करना शुरू करेंगे। तो इससे अब स्फीति या मंदी को दूर करने के लिए जो है क्या लाते हैं? सस्ती मौद्रिक नीति लाते हैं। कौन लाता है ये? आरबीआई लाता है। कैसे लाता है? ब्याज दरों में कमी करता है। क्लियर बात? चलिए, तो ये अभी अपना लोग सस्ती मौद्रिक नीति का। अब दूसरा पहलू देखते हैं। मौद्रिक नीति, महंगी मौद्रिक नीति जो होता है इसको संकुचित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचित। और महंगी मौद्रिक नीति कब लाया जाता है? कैसे लाया जाता है? आरबीआई जो है ब्याज दरों में वृद्धि करता है। आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि कब करेगा? जब मुद्रा ज्यादा हो जाएगा, मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। और ये कब होता है? मुद्रास्फीति में। तो मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है ब्याज दर में वृद्धि कर देता है, और इसलिए वो क्या लाता है? महंगी मौद्रिक नीति। समझ गए होंगे आप? क्लियर? नेक्स्ट, एकदम जैसे ग्राफ में मैं बता रहा हूँ, इसको एकदम आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, बहुत हार्ड लगेगा आपको, ठीक है? तो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, लेकिन पढ़ना तो है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया है ये पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको राजकोषीय नीति में पूरे पढ़ा चुका हूँ। राजकोषीय नीति के 4 घटक कौन कौन? ऋण नीति, कर नीति, व्यय नीति और बजटीय नीति। इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, आरबीआई किसको क्या कहा जाता है? इसे जो है यानी आरबीआई को सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्लियर? और आरबीआई को सभी बैंकों का नियामक, आरबीआई जो है सभी बैंकों का रेगुलेटर होता है, नियामक होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो किस संस्था के नियामक कौन कौन है। तो बैंकों का नियामक आरबीआई, एनबीएफसी का नियामक आरबीआई, बीमा का नियामक आईआरडीए, एडा, शेयर बाजार यानी स्टॉक बाजार सेबी, म्यूचुअल फंड का नियामक सेबी, पेंशन का नियामक पीएफआरडीए। क्लियर? नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना के बारे में हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेंगे। देखिए, आरबीआई की स्थापना कैसे कैसे हुआ। 1914 में चैम्बरलेन समिति जो है का गठन किया गया था, और इसने सिफारिश किया था जो किसी भी देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जो 1914 की बात, 1914 में ये गठित हुआ था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप जीएस थोड़ा भी पढ़े होंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ये चीज़ जानते होंगे, जो वर्ल्ड वार जो हुआ था वो छिड़ गया था। कब छिड़ा था भाई? 1914 में ही छिड़ा था। लेकिन उसका डेट अगर पूछा जाए तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, है ना? 11 नवंबर 1918 तक जो है फिर क्या हो गया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला तो थोड़ा ये बात जो है आरबीआई की केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर के मंद हो गया। फिर जो है नेक्स्ट जो है 1926 में, 1914 के बाद 1926 में हिल्टन यंग समिति बना, ठीक है? हिल्टन यंग समिति बनने के बाद जो है 1930 में हिल्टन यंग समिति जो है 1926 में इसकी सिफारिश की। फिर इसके बाद 1930 में जो है फिर क्या हुआ, जो केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ। 1930 या 31, कहीं कहीं पे 30 भी है, कहीं कहीं पे 31 भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कीजिएगा। तो 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने का सिफारिश किया। और इन दोनों समितियों की सिफारिश को आधार मानते हुए, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है जो सिर्फ केंद्रीय बैंक जांच समिति, इन दोनों समिति
हेल्टन यंग समिति और केंद्रीय बैंक जांच समिति के दोनों समितियों की सिफारिशों का आधार बनाते हुए 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया और इसके तहत जो है आरबीआई अधिनियम 1934 लाया गया और इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को किसका गठन किया गया? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्लियर बात? कब हुआ स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। हिस्ट्री आपने जान लिया। भारतीय रिजर्व बैंक प्रारंभ में शेयर धारकों के बैंक के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन इसका जो है भारत आज़ाद हो गया, यानी स्टार्टिंग में 35 की बात कर रहा हूँ, 35 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभ में शेयर धारकों के बैंक के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन अपना देश जो है 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सेंट्रल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भाई कब किया गया? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी समय क्या लाया गया? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी समय अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? बैंकिंग विनियमन अधिनियम। बैंकिंग विनियमन। ठीक है, विनियमन पढ़ते आ गए हैं आप एकदम, बार्टर सिस्टम सा। विनियमन अधिनियम लाया गया। कब लाया भाई? तो 1949 में ही लाया। ठीक है, बनाया गया और भारत में कार्यरत जो कॉमर्शियल बैंक था यानी व्यापारिक बैंक था, ये निम्न 2 अधिनियम के अंतर्गत संचालित होते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ ये निम्न यानी 2 अधिनियम जो है वो कौन कौन है, वो अधिनियम क्योंकि पूछा नहीं जाता है लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन है। एक तो है आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा जो है यही वाला, ये एक ये है और दूसरा यही बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। ध्यान रखिएगा ये चीज। क्लियर बात? चलिए, ये छोटे छोटे पॉइंट को आपको नोट करते जाना। इससे ज़्यादा इतना पढ़ा दे रहा हूँ जो किसी एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आरबीआई के मुख्यालय जो है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हुआ, लेकिन इसका भी एक स्टोरी है। इसका स्टोरी ये है जो 1935 से 37 तक जो है मुख्यालय को कोलकाता रखा गया और 1937 में मुख्यालय जो है का मुंबई को बनाया गया। क्लियर बात? जो कि अभी भी वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा ही। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमीशन में बीपीएससी में भी पूछा गया है। गवर्नर के बारे में पूछ लेते हैं भाई, देख लेते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर 1935 में बना, तो भाई अंग्रेज तो रहेगा ही, तो ऑसबॉर्न स्मिथ बना। किसने बना? ऑसबॉर्न स्मिथ। तो अब बात आती है स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, तो सीडी देशमुख। ठीक है, कौन? सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का होता है, मैक्सिमम है ये 5 वर्ष। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है भाई। वैसे अगर एक बार बन गया तो वो 3 साल तक रहेगा। 3 साल से पहले वो इस्तीफा दे के उर्जित पटेल जैसे इस्तीफा भी दिया था, आपको पता ही है। 3 वर्ष और इसके अतिरिक्त 2 वर्ष और मिल सकता है। ये तभी मिलेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका सिफारिश करेगा। क्लियर बात? नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई की संरचना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कितने सदस्य? 21 सदस्य। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। क्लियर? अब क्या क्या होते हैं? 1 आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 सरकार द्वारा नामित किया जाता है, 4 लोकल बोर्ड द्वारा नामित किया जाता है सदस्य और 2 सरकार के सदस्य होते हैं। क्लियर बात? कितना हो गया? 4 1 5 10 5 15 4 19 19 2 21। क्लियर? अब एक चीज आपको बड़ा मतलब सोचने वाली बात है, और अब सोचने क्या है मतलब रहेगा ही। केंद्रीय बैंक का गठन किया गया
1935 में, और कैसे कैसे उसका हिस्ट्री सब आप देखे ही, जो हिल्टन यंग आयोग और 1931 में जो बना था भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, उन दोनों की सिफारिश पर जो 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कर 1934 पारित किया, और 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई बना। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना, तो वो बर्मा और पाकिस्तान इन दोनों के लिए भी 1948 तक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। ध्यान रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट बात। नेक्स्ट देखिए, जो पूछा गया है मैं उतना ही पॉइंट आउट करता हूँ, ज़्यादा टू द पॉइंट पढ़ना है किसी भी चीज़ों को। आरबीआई का लेखांकन वर्ष जो है, अकाउंटिंग ईयर, वो होता है 1 जुलाई से 30 जून। हालांकि चर्चा में आया था जो अप्रैल से मार्च करेगा, लेकिन अभी तो पेंडिंग है, तो पेंडिंग है। तो क्या है लेखांकन वर्ष, अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून। अच्छा हाँ, ये वर्ष के बारे में थोड़ा सा हालांकि मैंने चर्चा कर चुका हूँ जब बजट आपको पढ़ाया हूँ, लेकिन आप जान लीजिए एक कैलेंडर वर्ष, तो कैलेंडर वर्ष जो चलता है अपना लोग जो हैप्पी न्यू ईयर बनाते रहते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर एफओआई की अगर बात करें तो एफओआई जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, जैसे अभी अपना लोग 2023 में जी रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा भाई? तो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा 2023 से 2024, और बजट में भी आप देखे होंगे 2023 से 24। क्लियर? और अगर हम लोग जैसे असेसमेंट करते हैं ना भाई, इनकम टैक्स वाले तो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट जो हम लोग करेंगे तो इसका असेसमेंट कब करेंगे? अभी कमाइएगा तो बताइएगा इतना कमाए हैं, तो अगले साल करेंगे ना, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 2024 और 25। यानी इसमें जो कमाया उसका असेसमेंट जो होगा, मूल्यांकन जो होगा 24-25 में होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बहुतों को ये चीज़ पता नहीं रहता है, और ये जैसे अभी 7 लाख का जो छूट किया है, तो बहुत मेरे डिपार्टमेंट के भी बहुत आदमी पूछते हैं जब अभी भी मिलेगा क्या? अरे यार एसओपी आया, उसे पढ़ो जानो, ठीक है। तो ये हो गया अपने वित्तीय वर्ष के बारे में 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। लेखांकन वर्ष जो है ये बैंकों और आरबीआई इसको लेके चलते हैं, और इनकम टैक्स वाले असेसमेंट ईयर को लेकर चलते हैं भाई, ठीक है। तो लेखांकन वर्ष बैंक और आरबीआई लेकर चलते हैं, जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है, ठीक। अब जो मेन बात हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी भी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक्स है अपने देश की, यार सेंट्रल बैंक है, इसके बारे में जानकारी नॉलेज रहना चाहिए कहीं भी, नहीं तो चाटुकता वाला पत्रकारिता में मत रहिए। आरबीआई के कार्य गलत सलत बताते रहता है। आरबीआई के कार्य क्या है? आरबीआई का कार्य जो है, देखिए इसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे हर एक पॉइंट को। आरबीआई 1 रुपये के नोट छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन करता है। अब 1 रुपये के नोट छोड़कर, तो भाई 1 रुपये का कौन करेगा? सारा जानेंगे अपना लोग। सबसे पहले करेंसी नोट कौन कितने कितने का होता है भाई? 1 रुपये का होता है ना, हाँ। और 1 रुपये का भी होता है। अच्छा, 1 रुपये का सिक्का भी होता है ना, जी बिल्कुल सही। तो सिक्का चाहे 1 रुपया का हो या नोट हो, 1 रुपये का सिक्का हो या नोट हो, और टोटल सिक्का, ये सरकार जो है करता है। और सरकार का कौन? वित्त मंत्रालय, सरकार का वित्त मंत्रालय। क्लियर बात? और करेंसी नोटों का अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं, और 1 रुपये का नोट पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त सचिव, ठीक है। अन्य नोट का निर्गमन जो है, निर्गमन कौन करता है भाई? आरबीआई करता है। क्लियर बात? और आरबीआई निर्गमन करता है, सारा कुछ आरबीआई करता है। अच्छा, यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है, देखिए करेंसी और सिक्का, 1 रुपया का नोट और सिक्का जो भी है, सबका निर्गमन तो भारत सरकार करता है, लेकिन क्या ये वितरण करता है? बिल्कुल नहीं। वितरण करता कौन है? आरबीआई है। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है, जो आरबीआई करेंसी जारी करता है तो कितना मूल्य तक कर सकता है? अभी अभी देखे जो क्या किया गवर्नमेंट, एकाएक बंद कर दिया था 500 रुपया, 1000 रुपया का डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण वाला बात, और तुरंत जो चला दिया 2000 का नोट। फिर अभी देख रहे हैं 2000 का नोट बाजार में है ही नहीं, मार्केट में। तो मतलब कितना रुपया तक ला सकता है? मोदी जी को रात में सपना आएगा, अरे यार अब 10,000 का ही एक बैग निकालेंगे। तो
अधिकतम वो 10,000 तक सपना देख सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं, ऐसा रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है। तो अधिकतम कितने मूल्य तक वो नोट छपवा सकते हैं? 10,000 तक। 1957 में जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम लाया गया। इसके बारे में आपको एक दो जगह मैंने मुद्रास्फीति में जिक्र किया था, अभी आप समझ जाइएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट से जोड़ के देखेंगे, एकदम बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर समझ जाइएगा तो। मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS 1957 में ये किया गया क्या, जो 200 करोड़ रुपया जो है 115 करोड़ स्वर्ण के रूप में, और शेष जो है, शेष कितना भाई? 85 करोड़ शेष जो है वो सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में RBI को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्लास देखने के बाद आप वो मुद्रा वाले क्लास को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है ना। हाँ, क्योंकि जोड़ के पढ़िएगा तो फिर समझ में आएगा। अब सिक्के जो है, सिक्के भारत सरकार करता है, तो भारत सरकार जो सिक्के ढलवाते हैं, तो इसके लिए टकसाल, भारत में टकसाल में सिक्के बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं भाई? टकसाल में। टकसाल का मिंट बोलते हैं उसको, सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्के में यहाँ पे बिंदी डाल दो भाई। तो कितने टकसाल हैं अपने इंडिया में? 4 टकसाल हैं। अरे कहाँ कहाँ है भाई? मुंबई, 4 टकसाल हैं टोटल। मुंबई में है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। क्लियर बात? क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया सरकार वाली बात। अब नोट छापने की भी बात है ना, तो नोट छापे जाते हैं। तो नोट कहाँ छापे जाते हैं भाई? जिस तरह सिक्का टकसाल में, उसी तरह नोट कहाँ पे? प्रिंटिंग प्रेस में। इसके लिए भी कहाँ? 4 जगह है। कौन कौन? देवास, देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नासिक, महाराष्ट्र में। मैसूर, ये मैसूर है भाई। कहाँ पे मैसूर है? कर्नाटक। लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कोई कहेगा क्या क्या लिखा हुआ है। मैसूर, ठीक है। और चौथा सालबनी। सालबनी कहाँ पे है? कोलकाता में। क्लियर बात? अच्छा, इसके लिए भी जो है ना, ऐसे छपवा देगा नहीं ना, किसी को अथॉरिटी देगा कि नहीं देगा? देगा। तो अथॉरिटी दिया हुआ है, 2 मुख्य कंपनी है, अन्य भी हैं, लेकिन मुख्य कंपनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुख्य कंपनी जो है ना, एक का नाम है SPMCIL। क्या नाम है? SPMCIL। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL कंपनी जो है, ये 100% सरकार का है, और मिनी रत्न श्रेणी प्रथम में आता है। अपना लोग देखेंगे नवरत्न क्या होता है, मिनी रत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, कौन कौन से कंपनी है, इसमें सारी चीज़ जानेंगे पैसेंस के साथ। अभी देखते चलिए, अभी नहीं समझ में आ रहा तो रट जाइए, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है? SPMCIL नासिक में है, देवास में है और टकसाल। क्लियर बात? नेक्स्ट, दूसरा कंपनी का जो नाम है, ये कंपनी निजी कंपनी है भाई, ठीक है। दूसरा कंपनी का नाम है BRBNMPL। BRBNMPL, B से भारतीय, R से रिजर्व, B से बैंक, N से नोट, M से मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है निजी कंपनी है, और 100% RBI के अंडर में चलता है। और कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांच? मैसूर और सालबनी। क्लियर बात? तो पहला काम क्या देखे थे RBI का हम लोग? RBI का पहला काम देखे। पहला काम RBI क्या करता है? 1 रुपये के नोट छोड़कर सभी नोटों का निर्गमन करता है, ये पहला काम। दूसरा काम RBI को सरकार का बैंक कहा जाता है। अब कैसे भाई? तो RBI सरकार को ऋण देता है। सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। RBI सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। RBI सरकार के ऋण दान कार्यक्रम का संचालन करता है। अब ये RBI जो है केंद्र सरकार को कैसे पैसा देगा भाई? अब केंद्र सरकार जो RBI से ऋण लेगा, ठीक है, ऋण लेगा, तो इसके बदले में केंद्र सरकार को क्या देना पड़ेगा भाई? ट्रेजरी बिल्स, कोष पत्र बोलते हैं उसको। और ये प्रतिभूति के रूप में RBI के पास गिरवी रखना पड़ता है। कितने दिनों के लिए भाई? इसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, 3 है। या तो आप 91 दिन का, या 182 दिन का, या 364 दिन का। आप देख रहे होंगे जो इसके मल्टीपल में, किसके मल्टीपल में? 91 के मल्टीपल में।
इसका भी लॉजिक है, लेकिन उतना डिटेल में जानिएगा तो बड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी समझ नहीं पा रहे हैं ना आप में जो है। तो इतना ही जानिए, जो 91 दिनों का, 182 दिनों का और 364 दिनों का ट्रेजरी बिल या कोष पत्र जारी करके केंद्र सरकार आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। और सरकारी प्रतिभूति को क्या बोला जाता है भाई? गिल्ट एज प्रतिभूति कहा जाता है। 2 काम अपना लोग देख चुके हैं। तीसरा काम आरबीआई जो है आरबीआई का, वो है आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये चीज जानते होंगे, पिता का पिता यानी उसका भी पिता है, वो तो दादा होता है ना। तो उसी तरीका से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। अपना लोग जो है कहाँ क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक में या मतलब जो भी बैंक है सब कॉमर्शियल ही होता है एक तरह से, आरबीआई को भी दर्जा दिया हुआ है। तो कॉमर्शियल बैंक में जमा स्वीकार करते हैं। कॉमर्शियल बैंक के पास जाके अपना लोग बैंक में पैसा रखते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करता है, अपना पैसा कहाँ रखता है? आरबीआई के पास रखता है। तो बैंकों का बैंक कौन हो गया? अपना लोगों का बैंक कौन? वो वाला बैंक, कॉमर्शियल जितना भी है। और उस कॉमर्शियल बैंक का बैंक कौन हो गया? आरबीआई हो गया। ठीक है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अपना लोग को भी देता है कि नहीं देता है? ये बैंक देता है। आरबीआई भी कहीं से लेता है, कॉमर्शियल बैंक भी कहीं से लेता है और लेकर के फिर यहाँ के पब्लिक को दिया जाता है। ठीक है, आरबीआई महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति पर बैंकों को परामर्श देता है। भाई ऐसा मत करो, एनपीए को इतना रखो, ये सारा जो है मतलब गाइडेंस करते रहता है। कौन? आरबीआई। क्लियर बात? बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है? तो वो आरबीआई ही है, इसके बाद कोई नहीं है। क्लियर बात? हाँ। अच्छा, एक चीज माइंड में आ रहा होगा, जो क्या अपना लोग को आरबीआई ऋण दे देगा क्या? कभी जाके देखिएगा तो नहीं देगा आपको, है ना। इसका थ्रू प्रॉपर चैनल बनाया हुआ है, उसी तरीका से मिलेगा आपको। समझ रहे हैं ना? जिस तरह से कोई भी लोन लेते हैं तो जुरिडिक्शन को देखा जाता है, जिस जुरिडिक्शन में आप रहेंगे वही लोन को पास करेंगे आपका। तो सब चीज का एक चैनल बना हुआ है। इसलिए ये मत सोचिए जो आरबीआई से जाके हम एक के बार वहीं पहुंच जाएंगे, बैंकों के बैंक के पास नहीं देगा, भगा देगा वो। चौथा कार्य आरबीआई का क्या है? हम लोग 3 काम अच्छे से देख लिए हैं, समझ भी लिए हैं। चौथा जो कार्य है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये आरबीआई इसमें मेन काम है इसका। अगर ये नहीं करेगा तो फिर आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, कस्टोडियन होता है ना। डॉलर से खेलते रहते हैं ये। फॉरेक्स पढ़ते हैं विदेशी मुद्रा भंडार को। अब विदेशी मुद्रा भंडार जो है, इसके बारे में हम लोग भुगतान संतुलन में और बढ़िया से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लेना है, जो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स जो है, ये हाँ, इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रहता है, स्वर्ण, एसडीआर के बारे में अपना लोग मुद्रास्फीति चैप्टर में पढ़े हैं। एसडीआर को आईएमएफ की मुद्रा भी बोलते हैं, और उसने 1969 से शुरू किया था। कृत्रिम मुद्रा या पेपर गोल्ड, कागजी स्वर्ण भी बोला जाता है एसडीआर को। और एसडीआर के बास्केट में 5 करेंसी होता है। कौन कौन? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रेनमिनबी। ये सब अपना लोग देख चुके हैं, है ना। आईएमएफ के पास रिजर्व, ये कौन सा बात है? ये बात वही है जो विदेशी फॉरेक्स में विदेशी मुद्रा संपत्ति रहता है, स्वर्ण रहता है, एसडीआर रहता है, आईएमएफ के पास जो रिजर्व रहता है वो, ये सब फॉरेक्स। और इनका फॉरेक्स का संरक्षक कौन होता है भाई? विदेशी मुद्रा भंडार का, तो वो अपना आरबीआई रहता है, अपने देश का सेंट्रल बैंक। अच्छा, ये चीज सेंट्रल बैंक अपना यहाँ जो कार्य कर रहा है ना आरबीआई कौन सा है? सेंट्रल बैंक है ना। तो हर देश में है ये एक सेंट्रल बैंक, और उसी के आधार पर ना अपने यहाँ भी सिफारिश हुआ था। तो आपने देख लिया 5 बास्केट में कौन कौन रहता है, वो भी देख लिया। जो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रेनमिनबी रहता है। रेनमिनबी चीनी युआन, और येन जापान का है, ये तो यूरोपीय संघ का है। पाउंड के बारे में भी जानते ही आप। और 5वां जो कार्य है, वो 5वां कार्य है, आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का संचरण करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचरण करता है। कैसे करता है, इनके बारे में अभी आपने जिक्र कर चुके हैं। 6ठा कार्य है जो आरबीआई शाख नियंत्रण का कार्य करता है।
साथ ही आरबीआई साख सृजन का कार्य नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने पहले भी बोल किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। साख सृजन का काम आरबीआई नहीं करता है। तो भाई करता कौन है? कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक करता है। क्लियर बात। नेक्स्ट जो सातवां कार्य है, सातवां देखिए नंबरिंग हमने खुद दिया हुआ, ऐसा नहीं है जो ये। तो आरबीआई संशोधन गृह, क्लियरिंग एजेंसी का कार्य करता है। ये किस रूप में भाई? बैंकों के सृजन, समापन, विलय, शाखा विस्तार, परिसंपत्ति की तरलता में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। आठवां बात, आरबीआई देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग करता है। वो कैसे? वो ऐसे जो देखते हैं ना, आवास, कृषि के लिए सब्सिडी, उद्योग के लिए, सेवा के लिए, निर्यात के लिए। तो इन सारे चीज़ों का एक बना दिया गया है रूल, लेकिन लास्ट में जो होता है ना, सबका संरक्षक जो होता है वो आरबीआई होता है। जैसे आवास के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक, कृषि के लिए नाबार्ड, स्थापना 12 जुलाई 1982, उद्योग के लिए सिडबी का गठन कब? 1990 में। सारी चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। अभी सिर्फ देखते चलिए। सेवा, निर्यात के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक कब गठन? 1982 में। आरबीआई का साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। एकदम प्रेम से समझते चलिए। हाँ, मात्रात्मक, आरबीआई साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल जो करता है दो तरीके से करता है, एक मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। तो मात्रात्मक तरीका में जो आता है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और आनुपातिक कोष प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। और ये बैंक दर में चलता है, इसके बारे में जानेंगे। जो यहाँ पे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट भी चलता है, इसके बारे में क्या है जानेंगे हम लोग, बैंक दर का ही पार्ट है। और खुले बाजार की क्रियाएं जो है, खुले बाजार की क्रियाएं में हम लोग क्या क्या देखेंगे? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, MSF, LAF, फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। और अनुपातिक कोष प्रणाली में CRR, नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और SLR के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर गुणात्मक में जो है, गुणात्मक में साख नियंत्रण के बारे में देख रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल में मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक देख लिए। गुणात्मक में क्या करता है? चयनात्मक साख नियंत्रण, मार्जिन मनी, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, है ना, डायरेक्ट एक्शन भी लेता है। ठीक है। अब हम लोग जो ये मात्रात्मक में जो है बैंक दर यहां से देखते हैं। थोड़ा क्लास लंबा जाएगा लेकिन प्रेम से देखिए। बैंक दर जो है, बैंक दर किसको कहते हैं भाई? बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, उसे बैंक दर बोलते हैं। इसे पुनर्कटौती दर कहा जाता है, रीडिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है कब? ऐसा आ सकता है ना क्वेश्चन। आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करता है बैंकों के उधार के ब्याज दर में वृद्धि। आरबीआई अगर बैंक दर में वृद्धि करता है फिर क्या होगा? बैंकों के उधार के ब्याज दर में वृद्धि, उधार महंगा होगा, बाजार में तरलता में कमी आ जाएगा। लोन को महंगा करेगा तो तरलता में कमी आएगा ही। तीसरा, ये कौन सा मौद्रिक नीति होगा भाई? डियर, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा आरबीआई। चौथा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति लाते हैं? महंगी मौद्रिक नीति। क्लियर बात। अगर आरबीआई बैंक दर में कमी करता है फिर क्या क्या होगा? आरबीआई अगर बैंक दर में कमी करेगा, देखिए ये तो आरबीआई का औजार है ना बैंक दर। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हूँ, है एक ही चीज़, अगर आप समझ जाइएगा तो ये सब आप खुद बना लीजिएगा। लेकिन देख लीजिए, आरबीआई बैंक दर में कमी करेगा तो बैंकों के उधार के ब्याज दर में कमी होगा। ब्याज दर में कमी होगा तो बाजार की तरलता में वृद्धि हो जाएगी। बाजार की तरलता में वृद्धि होगी तो अगर तरलता में वृद्धि होगी, लोन सस्ता होगा तो सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा आरबीआई। और ये कब लाया जाता है? अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या लाया जाता है भाई? सस्ती मौद्रिक नीति लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो होता है, इसके बारे में आप जानिए। हालांकि ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको थोड़ा याद रख लेना है।
जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो होता है वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। आपको जो ऋण देता है किस पे देता है? बैंक रेट पे देता है? नहीं, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कहता है। इसका भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है, जो 1994 से पहले आरबीआई जो है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर बोलते हैं इसको, ये चलाता था। फिर क्या किया, जो 2010 में देखिए 2010 में बेस रेट लाया, बेस रेट का कॉन्सेप्ट लाया। फिर क्या हुआ, जो ये बेस रेट नहीं, बेस रेट से प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद कर दिया 2016 में एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट लाया। एमसीएलआर सीमांत कोषों की लागत पर आधारित उधार को बोलते हैं एमसीएलआर। तो एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। आपको देखिए इसका फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत मत कीजिएगा, हालांकि मैं अभी लिख देता हूँ MRGINAL मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। एमसीएलआर का प्रयोग किया। फिर क्या किया, जो 1 अक्टूबर 2019 से एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट शुरू कर दिया। और इसमें क्या क्या आया, रेपो रेट और 91 दिन का कोष पत्र, 182 दिन का कोष पत्र, और एफबीआई लिमिटेड क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। आगे जो भी चीज़ आगे बचा हुआ है मात्रात्मक में, गुणात्मक में, और सभी चर्चा हम लोग जानेंगे। एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।